नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एकेडमी में। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। सीटेट में पूछे जाने वाले ईवीएस पोर्शन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ईवीएस के बारे में, उसी के आगे से आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और हम लोग देखते हैं इसमें ब्लू व्हेल या नीली व्हेल के बारे में। इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नीली व्हेल या ब्लू व्हेल की बात करें तो ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे जाए पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव क्या है तो आपका राइट आंसर होगा ब्लू व्हेल या नीली व्हेल। ब्लू व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव है। कैसा जीव है ब्लू व्हेल? एक स्तनधारी जलीय जीव है। जो ब्लू व्हेल है या नीली व्हेल है वह भूरसैल प्रजाति की जीव है। कौन सी प्रजाति की जीव है? भूरसैल प्रजाति की जीव है। सर्वाधिक ब्लू व्हेल जो होती हैं वो किस महासागर में पाई जाती हैं? तो ये आपका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ब्लू व्हेल या नीली व्हेल पाई जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है तो आपका राइट आंसर होगा हाथी। भारत में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। हाथी जो होते हैं वो समूह में रहते हैं, इसका मतलब ग्रुप में रहते हैं। समूह का जो नेतृत्व होता है वो एक बुजुर्ग हथनी करती है। हाथियों में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वही हाथियों का क्या करती है? नेतृत्व करती है। एक स्वस्थ हाथी दिन भर में कितने किलोग्राम पत्तियां या घास फूस खा लेता है? ये पिछली बार सीटेट के क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ हाथी दिन भर में कितने किलोग्राम पत्तियां या घास फूस खा लेता है? तो आपका राइट आंसर होगा 100 किलोग्राम पत्तियां या घास फूस खा लेता है। हाथी काले रंग के होते हैं। जनरली जो हाथी होते हैं वो किस कलर के होते हैं? काले रंग के होते हैं, ब्लैक होते हैं। इसीलिए इन्हें गर्मी अधिक पसंद है। ठीक है, काले होते हैं इसलिए इनको गर्मी भी ज्यादा लगती है। गर्मी से बचने के लिए हाथी क्या करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी से बचने के लिए जो हाथी होते हैं अक्सर कीचड़ वगैरह में क्या करते रहते हैं? खेलते रहते हैं। इसीलिए हाथी को कीचड़ में खेलना या जल में खेलना पसंद होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्किन होती है वो काले कलर की होती है। किस कलर की होती है? काले कलर या ब्लैक कलर की होती है। इसलिए उनको क्या लगती है? गर्मी लगती है। और गर्मी से बचने के लिए जो हाथी होता है वो कीचड़ या जल में खेलना पसंद करता है। हाथी का गर्भकाल पूछा जाए तो वो क्या होगा? हाथी का जो गर्भकाल होता है वो सर्वाधिक होता है, लगभग अगर पूछा जाए महीने में तो लगभग 22 महीने का होता है। स्थल खंड में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव हाथी है। अगर सबसे बड़ा जीव पृथ्वी पर पूछा जाए कौन है तो वो आपका हाथी। तो अगर आपसे हाथी के बारे में पूछा जाए, हाथी इतना बड़ा जानवर है तो जाहिर सी बात है वो सोता भी ज्यादा ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाथी दिन भर में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। हाथी दिन भर में कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे। कितने किलोग्राम पत्तियां खाता है? तो 100 किलोग्राम पत्तियां या घास फूस खा लेता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं चील, बाज या गिद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन। चील, बाज या गिद्ध की दूर से देखने की क्षमता जो होती है वो मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो चील, बाज, गिद्ध हैं वो मनुष्य से कितने गुना अधिक देख लेते हैं? तो वो आपका राइट आंसर होगा 4 गुना अधिक देख लेते हैं। अर्थात यदि किसी मनुष्य को 2 मीटर दूर से देख सकता है तो उसी वस्तु को ये आधा मीटर की दूरी से ही क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं वनस्पति जगत या रेगिस्तानी ओक से किस तरह से क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेनली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, यहीं से क्वेश्चन होता है। रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के कुल भूभाग के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मरुस्थल का विस्तार है। इसे प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है। वहां पर यह पौधा काफी उपयोगी होता है। कौन सा पौधा? रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक का जो तना होता है वो स्कूल की छत के बराबर अर्थात 10 से 12 फीट या 4 मीटर का होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी ओक जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है।
तो रेगिस्तानी ओक जो होता है उसकी लंबाई 10 से 12 फीट होती है, या मीटर में बात करें तो 4 मीटर का होता है। रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें होती है तने से 30 गुना गहरी होती हैं। ठीक है, जो जड़ें होती हैं उसकी काफी नीचे तक जाती हैं और तने से लगभग 30 गुना क्या होती हैं, गहरी होती हैं। रेगिस्तानी ओक के तने में जल संग्रहित रहता है। रेगिस्तानी ओक जो है इसके तने में क्या रहता है, जल संग्रहित रहता है, जल इकट्ठा रहता है। स्थानीय निवासियों के सामने जब जल संकट होता है तो वे एक चाकू एवं पाइप की मदद से तने में संग्रहित जल का उपयोग करते हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, वह कौन सा पौधा है जहाँ पे पानी की कमी होने पे लोग पाइप डाल के जल निकालते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा वो रेगिस्तानी ओक। ठीक है, तो रेगिस्तानी ओक ऐसा पौधा है जब उस इलाके में संकट होता है, पानी का संकट होता है, तो वहाँ के स्थानीय निवासी क्या करते हैं, एक चाकू एवं पाइप की मदद से तने में जो पानी इकट्ठा हुआ होता है उसको निकाल के उसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग समझते हैं घटपर्डी या कीटभक्षी पौधा या शिकारी पौधा भी इसको कहते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो घटपर्डी या कीटभक्षी या शिकारी पौधा की बात करें तो ये पौधा आपका मेनली ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये कीटभक्षी पौधा, शिकारी पौधा कहाँ पाया जाता है, भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो बताएंगे मेघालय राज्य में पाया जाता है। घटपर्डी को शिकारी पौधा भी कहा जाता है, अभी आपने ऊपर ही सीखा। इसको क्या नाम दिया गया है, शिकारी पौधा भी कहा गया है। क्यों शिकारी पौधा कहा जाता है, क्योंकि यह चूहा, मेढक और अन्य कीड़े मकोड़ों का क्या करता है, शिकार करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है शिकारी पौधा। ठीक है, आगे इसका आकार लंबे घड़ेनुमा आकृति का होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस पौधे का आकार लंबे घड़ेनुमा होता है, तो आप बताएंगे कि घटपर्डी पौधा या शिकारी पौधा, इसका जो आकार होता है वो लंबे घड़ेनुमा होता है। घड़े के पास, मुख के पास कांटेनुमा आकृति लगी होती है। क्या होता है, घड़े के पास, इसके मुख के पास जो होता है कांटेनुमा आकृति लगी होती है। जैसे ही कोई जीव वहां पहुंचता है तो उसका शिकार हो जाता है। घटपर्डी से एक विशेष प्रकार की गंध भी निकलती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा पौधा है जिससे एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा घटपर्डी पौधा या शिकारी पौधा। अब जो गंध निकलती है उससे क्या होता है, जिससे आकर्षित होकर, अट्रैक्ट होकर विभिन्न प्रकार के जीव जो होते हैं वो खींचे चले आते हैं, इसके पास चले आते हैं और इसका क्या बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। ये जो पौधा है एक विशेष प्रकार की गंध निकालता है जिससे आकर्षित होके जितने भी जीव होते हैं वो इसके पास आते हैं और इसका क्या बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। घटपर्डी पौधा उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि घटपर्डी पौधा कहाँ पे पाया जाएगा, तो जनरली वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोजन का अभाव होता है। कीटभक्षी पौधों के नाम निम्नलिखित है। ठीक है, कुछ कीटभक्षी पौधे के नाम क्या क्या है, जैसे नेपेंथीज हो गया, क्या हो गया, नेपेंथीज, ये भी कीटभक्षी पौधा है। ड्रोसेरा हो गया, यूके यूट्रीफुलेरिया हो गया। ये सब के सब जो है पौधे, सब के सब क्या है, कीटभक्षी पौधे हैं या शिकारी पौधे हैं। आगे हम लोग देखते हैं खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो खेजड़ी की बात करें तो यह एक विशाल छायादार वृक्ष है। इसकी छांव में स्थानीय बच्चे खेलते कूदते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसके छांव में स्थानीय बच्चे जो होते हैं या जिसके छाया में बच्चे खेलते कूदते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा खेजड़ी। खेजड़ी राजस्थान राज्य के थार रेगिस्तान में पाया जाता है। ये जो खेजड़ी पौधा है वो कहाँ पाया जाता है, राजस्थान राज्य में पाया जाता है। ठीक है, और वहां पे भी कहाँ पे, रेगिस्तान में, थार रेगिस्तान में पाया जाता है। खेजड़ी की जो जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं। क्या होती हैं, इसकी भी जड़ें गहरी होती हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि कौन सा ऐसा पौधा, खेजड़ी की जड़ें गहरी होती हैं और कम पानी में भी रह सकती हैं। खेजड़ी की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खेजड़ी कौन से ऐसा पौधा है जिसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता, तो खेजड़ी की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका प्रयोग साल दर साल किया जा सकता है, काफी लंबे समय तक चलता है खेजड़ी की लकड़ी से बने हुए।
खेजड़ी की फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है। तो खेजड़ी एक पौधा है, इसकी फली का भी यूज करते हैं हम लोग, किस रूप में? सब्जी बनाने में। खेजड़ी की छाल का प्रयोग दवा बनाने में किया जाता है। तो आपने देखा कि ये खेजड़ी जो वृक्ष है, इसका हर एक पार्ट भी यूज में लिया जा रहा है। चाहे छाल की बात करें तो वो दवा बनाने में, फली की बात करें तो वो सब्जी बनाने में, लकड़ी की बात करें तो उसका फर्नीचर वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। और खेजड़ी की पत्ती का प्रयोग जानवरों के लिए चारा के लिए किया जाता है। ठीक है, खेजड़ी की पत्ती का प्रयोग क्या किया जाता है? चारे के लिए किया जाता है। इसकी महत्ता को देखकर राजस्थान सरकार ने इस वृक्ष को राजकीय वृक्ष घोषित किया है। तो राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? खेजड़ी है। क्यों? क्योंकि इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता, जिससे वो काफी लंबे साल तक चलती है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि खेजड़ी की फली का यूज हम लोग करते हैं सब्जी बनाने में, छाल का प्रयोग किया जाता है दवा या औषधि बनाने में, और पत्ती का प्रयोग किस लिए होता है? जानवरों को चारा देने के लिए होता है। आगे देखते हैं, अगला है लाइकेन। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। कैसा पौधा है? सहजीवी पौधा है। लाइकेन कवक एवं शैवाल के मध्य सहजीविता का परिणाम है। कवक क्या होता है? कवक सफेद रंग का होता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जो कवक होता है वो उसका कलर वाइट होता है और उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से नहीं बना पाता। इसलिए कवक सड़े गले स्थानों पर ही पाए जाते हैं। तो पूछा जाए कवक कहाँ पाया जाता है, तो कवक जो होता है वो सड़े गले स्थानों पर ही पाया जाता है। अतः कवक की मुख्य समस्या भोजन है उसका। आगे बात करते हैं शैवाल के बारे में। शैवाल हरे रंग के होते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से भोजन भी बना लेते हैं। लेकिन शैवाल की मुख्य समस्या क्या है? इसका आधार है, बेस है। कवक और शैवाल के मध्य सहजीविता से जहां कवक को शैवाल से भोजन प्राप्त हो जाता है, तो वहीं शैवाल को कवक से आधार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बोला जाता है सहजीवी है। ये क्या है? आपस में सहजीविता है इन दोनों के बीच में। आगे देखते हैं हम लोग, लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वायु प्रदूषण का इंडिकेटर कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा लाइकेन पौधा। जब वायुमंडल में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकेन समाप्त हो जाते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। ताजमहल मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाली SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीला पड़ रहा है। जो ताजमहल है वो उसका कलर जो है वो पीला पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाली जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको वो अम्ल वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्ल वर्षा के लिए क्या है? जिम्मेदार है। इससे स्टोन कैंसर गैस भी कहा जाता है। ताजमहल के चारों तरफ लाइकेन लगवाया गया है। अगर आप ताजमहल घूमने जाएंगे तो वहां देखेंगे छोटा छोटा जो पौधा है वो क्या है? लाइकेन है। क्यों लगवाया गया है? क्योंकि अम्ल वर्षा या वातावरण में जब भी सल्फर डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो तो उसका पता लगाया जा सके। जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो वो जो लाइकेन पौधे हैं वो सूखने लगेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। आगे पीपल की बात करें। पीपल एक विशाल छायादार वृक्ष है। पीपल का तना और जड़ें दूर तक फैली होती है। पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसीलिए पीपल की पूजा भी होती है। क्यों? क्योंकि वो लगातार 24 घंटे क्या करता है? ऑक्सीजन देता है। पीपल को बोध वृक्ष भी कहा गया है। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीपल को कैसा वृक्ष कहा गया है? बोध वृक्ष कहा गया है। क्यों कहा गया है बोध वृक्ष? क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में वो जो हुई थी वो पीपल वृक्ष के नीचे ही हुई थी, इसीलिए पीपल को बोध वृक्ष भी कहा गया है। ठीक है, और पीपल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे क्या देता है? वो ऑक्सीजन देता है। आगे देखते हैं हम लोग, बरगद के बारे में समझते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। अगर आपसे पूछे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है तो बरगद है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय जितने भी चीजें हैं मैंने उसको आपको वीडियो के थ्रू बताई हुई है, आप प्ले लिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। बरगद एक विशाल छायादार वृक्ष है। बरगद की जड़ें दूर तक फैली होती हैं।
बरगद के तने से जड़ें लटकती हैं जो तने को सहारा देने का कार्य करती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि बरगद के तने से जो लटकती है वो क्या होती है, उसकी जड़ें होती हैं। पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है कि बरगद के तने से जो लटकती हुई दिखाई देती है वो उसकी क्या है, जड़ें होती हैं जो तने को सहारा देने का कार्य करती हैं। बरगद की जड़ें जो होती है वो दूर तक फैली होती है, आपको पता है। बरगद जो है एक विशाल छायादार वृक्ष है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं, समझते हैं जेट्रोफा के बारे में। जेट्रोफा क्या है, ये मेनली ब्राजील का पौधा है। कहाँ का? जेट्रोफा है ब्राजील का पौधा है। जेट्रोफा से बायोडीजल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बायोडीजल बनाया जाता है। जेट्रोफा की खेती उन क्षेत्रों में भी किया जाता है जो शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। ठीक है। भारत में जेट्रोफा के स्थान पर बायोडीजल के लिए करंज, किसका? करंज एवं पोगोमिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। बायोडीजल के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? करंज एवं पोगोमिया का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है आपका यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है। कहाँ का वृक्ष है? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले वृक्ष का नाम है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को सामाजिक वानिकी या पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी किसे कहा जाता है, किस वृक्ष को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यूकेलिप्टस एक दिन में लगभग 40 लीटर जल का अपव्यय करता है, इसीलिए इसको पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक दिन में लगभग 40 लीटर जल क्या करता है? अपव्यय कर लेता है उसको। यूकेलिप्टस को भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 के तहत भारत में लाया गया था। यूकेलिप्टस को भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 के तहत भारत में लाया गया था। आगे देखते हैं क्रोटन। क्रोटन क्या है? क्रोटन को जल का प्राकृतिक सूचक माना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोटन क्या है? जल का प्राकृतिक सूचक है। अभी आपने देखा वायु का इंडिकेटर क्या था, वायु प्रदूषण का इंडिकेटर, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा पौधा अभी आपने ऊपर पढ़ा। क्रोटन को मुख्य फसल के साथ लगा दिया जाता है, तो मुख्य फसल की सिंचाई कब करनी है इसकी सूचना क्रोटन देता है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा ऐसा पौधा है या वह कौन सी ऐसी है पौधा जो मुख्य फसल के साथ लगा दिया जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि पौधे को पानी कब देना है। ठीक है, तो ये क्रोटन है, ये पौधा है जो मुख्य फसल के साथ इसको लगा दिया जाता है, तो ये क्या होता है, इसकी सूचना देता है। क्यों? क्योंकि क्रोटन की जड़ें जो होती हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं और जल संकट होने पर बहुत जल्दी ये क्या हो जाता है, सूख भी जाता है। और जैसे ही सूखने लगता है क्रोटन का पौधा, तो आपको ये पता चल जाता है कि अब हमें सिंचाई करनी है। ठीक है, तो कौन सा वो पौधा है जो फसल के साथ लगाया जाता है और सिंचाई करने का इंडिकेट करता है, सिंचाई कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए, तो वो है आपका क्रोटन पौधा। आगे देखते हैं सीता अशोक। ये सीता अशोक को शहरी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे लगाया जाता है क्योंकि सीता अशोक भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ये किसको नियंत्रित करता है? भूमि प्रदूषण को। मानव आवास के बारे में देखते हैं। लकड़ी के घर। लकड़ी के घर वर्षा बाहुल्य वाले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। जो लकड़ी का घर होता है मुख्य रूप से जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे बनाए जाते हैं। भारत में लकड़ी के घर मुख्य रूप से आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा आदि राज्यों में बनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लकड़ी के घर कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए असम में, या उसमें अगर मेघालय दिया हुआ तो मेघालय भी हो जाएगा। मणिपुर, त्रिपुरा आदि राज्यों में लकड़ी के ही घर बनाए जाते हैं। असम से एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि बांस के खंभों पे घर कहाँ बनाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा असम में। पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा अधिक होती है, इसलिए वहाँ जंगल अधिक है और वहाँ लकड़ी की प्रचुरता है। लकड़ी के घर ढालयुक्त क्षेत्रों में और 10-12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। लगभग 10-12 फीट का मतलब 3 मीटर से 3.5 मीटर या 3.5 मीटर तक भी होता है। लकड़ी के घरों की दीवारें, फर्श एवं छत लकड़ी के ही बने होते हैं। लकड़ी के घर बांस के मजबूत खंभों से बनाया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, लकड़ी के घर जो होते हैं बांस के मजबूत खंभों से बनाए जाते हैं, और ये मुख्य रूप से असम में आपको देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर के राज्य में बांस को हरा सोना भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, हरा सोना किसको कहा जाता है? बांस को ही क्या कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है। लकड़ी एवं पत्थर के घर। लकड़ी एवं पत्थर के घर भारत में मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, ठीक है,
हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, एवं उत्तराखंड राज्य में बनाया जाता है। तो ये इसमें लकड़ी और पत्थर के घर बनाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की मुख्य चुनौती क्या क्या है? जैसे बादल फट गया, बादल फटना मतलब ज्यादा बारिश हो गई, भूकंप, बर्फबारी, चट्टान आदि का खिसकना, ये सब उनकी मेन चुनौती है यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों की। पर्वतीय क्षेत्रों में लकड़ी एवं पत्थर के घर 2 मंजिला बनाए जाते हैं। पहली मंजिल में ये लोग अपने पशुओं के सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है, चाहे आप बात करें पर्वतीय क्षेत्र में लद्दाख हुआ आपका, ठीक है, या हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ के जो घर बनाए जाते हैं ये 2 मंजिला बनाते हैं ये लोग। पहले मंजिल पे क्या करते हैं, पहली मंजिल में ये लोग अपने पशु और सामान को रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरी मंजिल पे यहाँ के लोग खुद रहते हैं। ठीक है, दूसरी मंजिल पे ये लोग खुद रहते हैं और नीचे वाली जो मंजिल होती है उसका यूज ये लोग करते हैं अपने पशु और सामान को रखने के लिए। पर्वतीय क्षेत्रों में घरों की नींव को मजबूत रखा जाता है एवं दीवारों को पत्थर से बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पर्वतीय क्षेत्रों में घरों के फर्श को लकड़ी का बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। मिट्टी के घर कहाँ बनते हैं? मिट्टी के घर मुख्यतः उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। मिट्टी के घर भारत में मुख्य रूप से राजस्थान एवं उत्तर भारत में बनाए जाते हैं। मिट्टी के घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। जहाँ पे भी मिट्टी का घर बनता है उसकी दीवारें आप देखे होंगे कि बहुत मोटी होती हैं। क्यों होती हैं ऐसी? ताकि सूर्य की ऊष्मा घरों में प्रवेश न कर सके। ठीक है, इसीलिए दीवारों को, मिट्टी की दीवारें जो होती हैं उनको मोटी मोटी बनाया जाता है। मिट्टी के घरों की छत को घास फूस या लकड़ी का बनाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मिट्टी के घरों की छतों को ढाल युक्त रखा जाता है ताकि वर्षा का जल छतों पर संग्रहित ना हो। जहाँ पे भी मिट्टी का घर बनता है उसकी जो छतें होती हैं वो ढाल युक्त बनाई जाती हैं। मिट्टी के घरों को जो फर्श होता है वो समय समय से गोबर से लीपा जाता है ताकि घरों में कीड़े मकोड़े ना प्रवेश करें। अगर आपसे पूछा जाए कीड़े मकोड़े घर में ना प्रवेश करें इसलिए मिट्टी के घरों में क्या किया जाता है, तो उसको राइट आंसर होगा आपका गोबर से लिपाई की जाती है। मिट्टी के घरों की दीवारों को समय समय पर मिट्टी एवं गोबर से लीपा जाता है ताकि दीवारें मजबूत भी रहें। यह भी इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जिससे दीवारें क्या रहें, मजबूत रहें। बर्फ के घर कहाँ बनाए जाते हैं? तो बर्फ के घर मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। बर्फ के घर को क्या कहते हैं? ये पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है, इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। बर्फ के घर मुख्यतः एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, किस जनजाति के द्वारा बर्फ के घर मुख्य रूप से बनाए जाते हैं? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर एस्किमो जनजाति। बर्फ के घरों की दीवारें बर्फ के टुकड़ों से बनाई जाती हैं। बर्फ के घरों की दीवारें दोहरीकरण से मुक्त होती हैं ताकि घरों की ऊष्मा बाहर न निकले। बर्फ के घरों के दरवाजे बहुत छोटे रखे जाते हैं ताकि ठंडी एवं बर्फीली हवाएं घरों में प्रवेश न कर सके। एस्किमो जनजाति के लोग उच्च मांसाहारी होते हैं। ये जो एस्किमो जनजाति के लोग होते हैं क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। हाउस बोट के बारे में देखते हैं। हाउस बोट क्या है? हाउस बोट या नाव पर घर मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर एवं केरल राज्य में बनाई जाती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हाउस बोट कहाँ चलती है? जम्मू कश्मीर और केरल राज्य में। जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से डल झील और वुलर झील में आपको ये हाउस बोट देखने को मिलेगी। हाउस बोट की दीवारों एवं छतों में सुंदर नक्काशी की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, उनकी जो छतें होती हैं हाउस बोट की, क्या उसमें नक्काशी होती है? हाँ, जरूर होती है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सैलानियों को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके, इसलिए उसको सुंदर बनाया जाता है नक्काशी के द्वारा। आगे, लेखा एवं रेबो क्या है? चांगपा जनजाति के द्वारा जिन अस्थायी घरों में निवास किया जाता है उसे रेबो कहा जाता है। ठीक है, चांगपा जनजाति के द्वारा जिन अस्थायी घरों में निवास किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। चांगपा जनजाति के द्वारा जिन घरों में अपनी पश्मीना बकरी को पालते हैं उसे लेखा कहते हैं। चांगपा जनजाति के लोग क्या बनाते हैं? पश्मीना शॉल बनाते हैं। किस से बनाते हैं? पश्मीना बकरी से बनाते हैं। और वो पश्मीना बकरी को जिस घर में पालते हैं उसे लेखा कहते हैं। जिस घर में पश्मीना बकरी रखी जाती है या पाली जाती है उसको लेखा कहते हैं। ठीक है,
और जिस घर में चंगपा जनजाति के लोग रहते हैं उनको रेबो कहा जाता है, या उनके टेंट को कहा जाता है रेबो कहा जाता है, जहाँ पे ये लोग निवास करते हैं। पेड़ों पे घर, पेड़ों पे घर विषुवत रेखीय क्षेत्र में निवास करने वाले पिग्मी जनजाति कांगो गणराज्य देश में है, ये अफ्रीका में के द्वारा बनाया जाता है। तो पेड़ों पे घर कहाँ बनाया जाता है? पिग्मी जनजाति के लोग, ठीक है, कांगो गणराज्य देश अफ्रीका में बनाया जाता है। पिग्मी जनजाति के द्वारा पेड़ों पर घर इसलिए बनाया जाता है ताकि हिंसक वन्यजीवों से सुरक्षा प्राप्त की जा सके। आगे पक्षियों के आवास देखते हैं। घोंसला, पक्षी अपना घोंसला कब बनाता है? पक्षी अपना घोंसला तभी बनाता है जब उसे अंडा देना होता है, तभी वो घोंसला बनाता है, अन्यथा नहीं बनाता। अलग अलग पक्षी अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग करके घोंसला बनाते हैं। तो जितने भी पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला अलग अलग तरीके से और अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग करके ही बनाते हैं, ना कि सबका घोंसला सेम होता है, ऐसा नहीं होता। पक्षियों के घोंसले भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करें अगर कौवा की, कौवा अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पे बनाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौवा। कौवा अपना घोंसला बनाते समय उसमें लोहे के तार एवं लकड़ी की शाखाओं का प्रयोग करता है। तो या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके घोंसले में आपको लोहे के तार देखने को मिलते हैं? तो वो आपका राइट आंसर होगा कौवा। आगे देखते हैं कोयल के बारे में। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोयल। तब वो क्या करती है? वह अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है। कहाँ पे रख देती है? कौवे के घोंसले में रख देती है, और कौवा उसे बेचारा अपना समझ के उसे पालता पोसता है, ठीक है। तो कोयल जो होती है अपना घोंसला नहीं बनाती है, और वो क्या करती है? अपने अंडे सीधे कौवे के घोंसले में रख देती है, और कौवा उसे अपना समझ के उसे पालता पोसता है। आगे देखते हैं कलचड़ी के बारे में। कलचड़ी पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडे देती है। तो कौन सी ऐसी पक्षी है जो पत्थरों के बीच में अंडे देती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कलचड़ी। कलचड़ी अपने घोंसले पौधों की नाजुक टहनी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इसके घोंसले में क्या क्या पाया जाता है। तो कलचड़ी के घोंसले में आप देखेंगे तो उसमें नाजुक टहनियों से बनाया जाता है। जड़, ऊन, बाल, रुई आदि देखने को आपको मिलेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जिसके घोंसले में आपको ऊन, बाल, रुई या नाजुक टहनियां देखने को मिलेंगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कलचड़ी। आगे गौरैया। गौरैया अपना घोंसला घर में अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आड़े में बना लेती है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा पक्षी है जो कहीं पे भी घोंसला बना लेता है? जैसे कि घर की अलमारी पे के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आड़ में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि गौरैया ऐसा पक्षी है जो कहीं पे भी घोंसला बना लेती है। कबूतर। कबूतर अपना घोंसला पुराने खंडहर या मकान में बनाती है या बनाता है। कबूतर जो होती है वो क्या करती है? अपना जो घोंसला पुराने मकान या खंडहर में बना लेती है। बसंत गौरी। बसंत गौरी अपना घोंसला तने में गहरा छेद करके बनाती है और उसी में अपना अंडा रखती है। ऐसी कौन सी पक्षी है जो पेड़ के तने में गहरा छेद बना के उसी में अंडे रखती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बसंत गौरी। आगे बढ़ते हैं दर्जन चिड़िया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दर्जन चिड़िया है। तो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से क्या करती है? पत्तों को सिल सिल के उसके बीच में थैली बना लेती है और उसी में अपना अंडा रखती है। तो कौन सी ऐसी चिड़िया है जो अपनी नुकीली चोंच के द्वारा पत्तों को सिल के अपना घोंसला बनाती है? तो पत्तों को सिल के अपना घोंसला बनाती है, तो वो हो जाएगी आपका दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया नाम से स्पष्ट है, दर्जी आ रहा है, दर्जी का काम होता है सिलाई करना, और इस तरह से ये भी क्या करती है? पत्तों को सिल सिल के उसमें अंडे देती है। आगे है शक्करखोरा। शक्करखोरा अपना घोंसला छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर बना लेता है। शक्करखोरा जो है वो अपना घोंसला छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर बनाता है। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े, यहाँ तक कि मकड़ी के जालों का भी प्रयोग करती है। तो वो कौन सी पक्षी है जो जिसके घोंसले में आपको देखने को मिलेगा मकड़ी के जाले, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चीथड़े? यहीं से क्वेश्चन बनता है
कि कपड़ों के चीथड़े और मकड़ी के जाले का यूज कौन सा ऐसा पक्षी करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शक्कर-खोरा। फाख्ता, फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फाख्ता। आगे वीवर पक्षी, जिसको बया भी बोलते हैं। वीवर पक्षी का घोंसला लालटेन जैसा होता है। कैसा होता है? लालटेन के जैसा होता है। वीवर पक्षी में नर वीवर पक्षी ही क्या करते हैं? घोंसला बनाते हैं। जो नर वीवर पक्षी होते हैं वो घोंसला बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर वीवर पक्षी कई सारे घोंसले बनाता है। ये भी यहाँ पे समझने वाली बात है कि नर वीवर पक्षी जो होता है वही घोंसला बनाता है और कई सारे घोंसले बनाता है। तब घोंसला जब बन के तैयार हो जाता है तो फिर क्या होता है? मादा वीवर पक्षी उसमें से जिसे पसंद करती है उसी घोंसले में क्या करेगी? वो अंडे देती है या अंडे रखती है उसमें। नर पक्षी ही घोंसला बनाता है वीवर पक्षी में और वो कई सारे घोंसले बना लेगा। उसमें से भी जो घोंसला मादा वीवर पक्षी को पसंद आता है उसी घोंसले में वो अंडे देती है। उल्लू, उल्लू की बात करते हैं। उल्लू अपने बच्चे पुराने पेड़ों के कोटरों या सोखरों में भी छेद करके अपने बच्चे देता है, या कोटर, पुराने पेड़ के जितने भी होंगे उसमें कोटर बना देता है, होल बना देता है, उसमें बच्चे रखता है। उल्लू अपनी गर्दन को आगे पीछे तक घुमा सकता है, अर्थात पीछे तक घुमा सकता है, या यूं कहें 180 डिग्री तक। ठीक है। मैना, कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे घुमा लेती है? तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा मैना। मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे कर लेती है, लेकिन वहीं पे जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन को क्या कर सकता है? पीछे तक घुमा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है तो वो राइट आंसर होगा आपका उल्लू। और कौन सा ऐसा पक्षी है जो गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकता है? तो मैना। आगे समझते हैं हम लोग चील, बाज और गिद्ध के बारे में। ये सब जो है चील, बाज और गिद्ध, ये अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाते हैं। चील, बाज, गिद्ध जो है अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाते हैं। जिस इलाके में रहेंगे वहाँ का जो सबसे ऊंचा पेड़ रहेगा और उसकी भी उस ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे घोंसला किसका बनेगा? चील, बाज और गिद्ध का। ये पक्षी अपने घोंसले का इस्तेमाल साल दर साल करते रहते हैं। इन पक्षियों का घोंसला 4 से 5 फीट क्या होता है? चौड़ा होता रहता है। आगे देखते हैं पक्षियों के दुश्मन या शत्रु। पक्षियों के शत्रु मानव एवं अन्य जीव भी हैं। जैसे अन्य जीवों की मैं बात करें तो सांप हो गया, गिलहरी, कौवा, चूहा, बिल्ली, ये सब पक्षियों के दुश्मन माने जाते हैं। डोडो पक्षी क्या है? यह पक्षी मॉरिशस में पाया जाता है, यह वर्तमान में विलुप्त हो गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डोडो पक्षी कहाँ पाया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मॉरिशस में पाया जाता है। मच्छर मनुष्य को शरीर की गंध और पैरों के तलवों की गंध और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। तो मच्छर जो होते हैं वो हमें कैसे पहचान लेते हैं? तो हमारे शरीर की गर्मी से हमें पहचान लेते हैं। मच्छरों से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। वो किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं और इन्हें लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? लार्वा। कहीं कहीं लाके भी देखने को मिलता है। इसमें बार बार जब आपको मलेरिया हो जाता है तो इसमें क्या होता है? बार बार ठंड लगकर बुखार आता है। मच्छर से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि रोग होते हैं। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं या आरबीसी में प्रवेश कर जाते हैं। मलेरिया की दवा की बात की जाए तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया की जो दवा होती है वो सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मलेरिया की जो दवा होती है वो किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। आगे ब्रिटेन के सर डोनाल्ड रॉस ने सिकंदराबाद में काम करते हुए 1898 में मलेरिया रोग के कारणों की खोज की। इस कार्य के लिए इन्हें 1902 में चिकित्सा का नोबेल भी प्राप्त हुआ। 1902 में इनको क्या मिला? चिकित्सा का नोबेल मिला। किसको मिला? सर रोनाल्ड रॉस को।
ठीक है। इन्होंने क्या की, किसकी खोज की, मलेरिया रोग के कारण की खोज की। मच्छर स्थिर जल में अंडे देते हैं, जहां पानी जमा हो वहां पानी में गेम्बूसिया मछली डाले, क्योंकि यह मच्छर के लार्वे को क्या करती है, खाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा सीटेट में आने वाले उन सभी क्वेश्चन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।